घटनाचक्र में आप सबका स्वागत है। इराक में अमेरिका की सेना कब तक रहे, ये सवाल है। और ये सवाल हमने खड़ा नहीं किया है, ये सवाल खड़ा किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने। उन्होंने अमेरिका से पूछा है कि इराक में आपकी सेना कब तक रहेगी। इसी के साथ पूरी दुनिया में ये सवाल भी उठने लगा है कि कोई देश किसी देश पर कब्जा कर ले तो वो वहां कब तक रहना चाहेगा। जिस तरह का अमेरिकी दावा है कि वहां जैसे ही लोकतंत्र बहाली होगी हम सेना की वापसी बुला लेंगे, अगर उस समय को नापा जाए तो उस समय तो लगभग लगभग 3 साल बैठता है। लेकिन अगर वो 3 साल भी है तो वो समय सीमा भी बतानी पड़ेगी अमेरिका को कि हम इराक में 3 साल तक रहने वाले हैं और 3 साल में जो काम करेंगे उसका एक पूरा ब्यौरा, जैसा कि समझा जाता है, दिया जाना चाहिए। देंगे या नहीं देंगे अमेरिकन, ये अमेरिका के मन पर निर्भर करता है। और इसी के साथ भारत इराक में अपनी सेनाएं भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये सवाल फिर से खुसफुसा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के जिस रेजोल्यूशन का हमको इंतजार है, अमेरिका का मन है कि उस तरह के एक प्रस्ताव की तैयारी की जाए और वो प्रस्ताव भारत को थमा दिया जाए। बहरहाल इसी ताने बाने में एक खबर और भी आई है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका ने एक खबर दी है कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे कुस्से और उदय को, दोनों को मार गिराया गया है। ये अमेरिकी दावा है, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में खास तौर से सद्दाम हुसैन के परिवार की तरफ से कोई भी व्यक्ति अगर जो जीवित है उसने कोई पुष्टि नहीं की है। इन्हीं खबरों के ताने बाने में हम लोग इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपका परिचय करा दूं, कमर आगा है, इराकी मामलों के विशेषज्ञ। कमर साहब, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में है एस के सिंह, पूर्व विदेश सचिव। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आरपी कौशिक साहब हैं जो कि अमरीकी मामलों के विशेषज्ञ हैं, जाने माना नाम। कौशिक साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सिंह साहब, बातचीत की शुरुआत हम आप ही से करेंगे। एक तो हम यूनाइटेड नेशन आपसे समझना चाहते हैं आज कि यूनाइटेड नेशन की जो वर्किंग है और इस तरह के खास तौर से मामलों में इराक जैसे देश पे जब कोई बड़ा देश कब्जा कर ले तो कोफी अन्नान साहब जो कि अपने उसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और अमेरिका से पूछा है कि भाई आप कब तक रहेंगे। तो आप हमको बताएं कि क्या अमेरिका जवाब देगा इसका, या अमेरिका इसका नोटिस भी लेगा या नहीं लेगा, और या ज़रूरी है पूरी दुनिया को ये बताया कि साहब हम कब तक रहेंगे। नहीं, देना तो चाहिए इसका जवाब। अगर यूएन का सेक्रेटरी जनरल कोई सवाल पूछेगा किसी राष्ट्र से जो राष्ट्र संघ का मेंबर हो, सदस्य हो, तो वो तो जवाब तो देने औचित्य तो उसी में है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जब इनका पिछली दफ़े बहस मुबाहिसा चल रहा था और जिस रेजोल्यूशन 1441 के सिलसिले में इन्होंने कहा कि अगर ये काम नहीं किया सद्दाम हुसैन के इराक ने, तो फिर इस उचित चीज़ होगी हमारे लिए कि हम इस पे अटैक कर दें। तो इसका कोई किसी ने इसको जवाब नहीं दिया और किसी ने ये नहीं कहा कि जो इंटरप्रिटेशन था वो गलत था, ये नहीं कहा। और सही बात यह है कि जिस तरह की वर्डिंग थी उस रेजोल्यूशन की, उससे लगता था कि अगर ये काम न हुए तो फिर इराक को कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी, और कीमत अदा जो करनी पड़ेगी वो बिल्कुल निश्चित निर्धारित नहीं थी। तो उस लिहाज से ये लोग कहते रहे कि हमने अटैक कर दिया। और बाकी दोबारा से जो फ्रांस ने और रूस ने और जर्मनी ने इनको अपोज किया, वो एक और विशिष्ट रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट हो रहा था जिसमें साफ कहा जाता कि ये काम हो गया और इस कारण अब यूनाइटेड नेशंस की अथॉरिटी से ये अटैक हो रहा है। अब ये दो चैप्टर हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 में जो कुछ भी काम सुरक्षा परिषद कर सकती है बिना वायलेंस के, उसकी सब चीज़ें हैं कि मीडिएशन हो जाए, कंसल्टेशन हो जाए, क्या क्या हो। चैप्टर 7 में ये है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ये तय करे
और तय तभी कर सकती है जब पांचों परमानेंट मेंबर्स रजामंद हों। यही इसका वो था मकसद। अगर ये लोग तय करें कि किसी पे अटैक होना चाहिए, किसी को पनिशमेंट मिलना चाहिए या डिसिप्लिन करना चाहिए, तो वो कर सकते, वो लीगल है जी। वो काम नहीं हुआ, उस तरह का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो अमेरिकन उस वक्त यूनाइटेड नेशन से, फ्रांस से, जर्मनी से और रूस से तो नाराज़ हुए ही, औरों से भी नाराज़ हुए, कुछ अरबों से भी नाराज़ हुए, पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी उनको संयुक्त राष्ट्र से हुई कि इसने हमारा काम नहीं बनाया। खैर अब लड़ाई दंगा हो गया, जो कुछ मारपीट करनी थी वो कर ली इराक में, और इराक को फतह कर लिया। और फतह किया एंग्लो सैक्सन्स ने, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने मिलके। अब ये तो सोचते थे कि बस हमारे जाते ही, सद्दाम के गिरते ही सब जनता वाह वाह करेगी और डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, बेचारे बहुत दिन से डिक्टेटरशिप के नीचे रहे हैं, दबाव में रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो जनता सद्दाम हुसैन के गिरने को और उस रजीम के ख़त्म होने को का स्वागत करेगी, जो किया, पर दूसरी तरफ ये नहीं इनकी समझ में आया कि विदेशियों को, ख़ास तौर पे सफ़ेद लोगों को, बाहर के लोगों को कोई अरब अपने में संजोने को तैयार नहीं होगा, और लिहाजा इनको थोड़ी बहुत मारपीट शुरू होगी, और अगर इन्होंने जवाब दिया प्रतिपक्ष में तो फिर आग भड़केगी। अब वो हो गया। तब इन्हें ये ख्याल आया कि यूनाइटेड नेशंस के पास जाना चाहिए, इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। और इसमें एक बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि ब्लेयर ने शुरू से अमेरिकनों से कहा था कि खैर जो भी कर लिया हमने इराक में वो ठीक है, पर अब किसी न किसी तरह यूएन का बड़ा रोल यहाँ ले आओ, जिससे कि पूरी अरब दुनिया में, पूरी इस्लामिक दुनिया में, पूरे एफ्रो एशियन दुनिया में लोग तुम्हें ऑक्यूपाइंग पावर्स नहीं कहें। अब ऑक्यूपाइंग पावर्स का एक और संदर्भ है। उस पे बात है, वो तो सब्जेक्ट ही बिल्कुल अलग हो गया। आपने बहुत बढ़िया बात की। क्या क्या नहीं, पर वो भी इंटरनेशनल लॉ में है। नहीं, मैं आता हूँ उस वो मुद्दा ही बिल्कुल अलग है, उस पे आता हूँ। एक दर्शक हमारे साथ है। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर सांगवान बोल रहा हूँ जी, इंद्रपुरी से। जी सांगवान, बताए सांगवान साहब। एसके सिंह साहब से एक सवाल है जी। एसके सिंह साहब, यूएसए का मतलब है यूनिवर्सल सेंसलेस एग्रेसर। ये जहाँ भी मर्जी आता है अपने हथियार लेके, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो जाके और कहीं भी किसी देश पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है बाकी देशों पे तो लागू होता है, और जो अमेरिका है उस पर लागू नहीं होता। और इंडिया के साथ कितने सालों से टेररिज्म हो रहा है। जब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ग्रेव सेंटर नहीं बना, तब तक अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आई। आप सेक्रेटरी रहे हैं, कृपा करके डिप्लोमेटिक सवाल जवाब नहीं देके सीधा सीधा जवाब दे, जो जनता को समझ में आए दुनिया भर में कि ये गुंडागर्दी अमेरिका की कितनी देर चलेगी। और अगर कोई भी सरकार अमेरिका के उसमें कंट्रोल में वहां इराक में बनती है, तो बाकी देश क्यों नहीं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सांगवान साहब आपका। सांगवान साहब सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि अमेरिका का जो ये रोल है वो कितने दिन ऐसे चलेगा कि किसी मुल्क पे कब्जा कर लेना, कोई मुल्क उनकी बात न माने उसको डराना धमकाना, ये कब तक चलेगा? ये तो सांगवान साहब, मैं तो गांव का आदमी हूँ। गांव में जो चौधरी लोग करते हैं, जिसके हाथ में लठिया ज्यादा रहती है, भैंसिया को वही सामने ले जाता है। सोई बात है दुनिया में भी। जी जी, बिल्कुल ठीक है। कौशिक साहब आप बताएं। नहीं, मैं थोड़ा सा इसका एक ऐतिहासिक रूपरेखा दे दूं कि इराक की जो अपोजिशन है, जैसा सिंह साहब ने बहुत वजह फरमाया है, उसका एक कारण ये भी है कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के बाद देखें तो वुडरो विल्सन का एक प्लान था मैंडेटेड टेरिटरीज का। एक कैटेगरी में इराक, ट्रांसजॉर्डन, पैलेस्टीन, जो जितना टेरिटरी है वो ब्रिटिश एम्पायर के नीचे आया गवर्न होने के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए।
सीरिया, लेबनान वगैरह फ्रांस के नीचे थे और इस तरह के डिवीज़न थे। तो उस समय जो ऑक्यूपेशन ब्रिटिश फोर्सेस का है वहाँ पर, उसकी एक अपोजिशन एंग्लो सेक्शन के खिलाफ कहिएगा या ऑक्यूपेशन के कॉलोनियल पावर के एक रूप में कहिएगा, एक तो वो रूपरेखा है। बाथ पार्टी का एमर्ज होना एक रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म का भी एक कैरेक्टर था उसका, चाहे उसको आप बाद में किसी रूपरेखा में देख सकते हैं, वो फैक्ट है। अब सवाल ये है कि अमेरिकन के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जिस समय इनका ऑक्यूपेशन आया, सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द कोएलिशन फोर्सेस, तो शक्लें तो वही दिखाई दे रही हैं सफ़ेद, फिर वही एंग्लो सेक्शन लौट आ रहा है। तो जिस फ्लैश एक्शन के साथ मिलिट्री विक्ट्री हुई थी, अगर उसी फ्लैश एक्शन के साथ पीस का मसला रिजॉल्व होता तो आज इराक के अंदर सिचुएशन दूसरी होती। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दुविधा है, वार तो जीत ली है, अब पीस को कैसे जीता जाए, और पीस को जीतना काम जो है बड़ा मुश्किल होता है, उसके फेजेस होते हैं। अभी तो ये पहले ही फेज में अटके हुए हैं। पहले फेज में ये है किस तरह से, जिस तरह की आवाज़ें उठी तमाम पार्टनर्स से, उन्होंने हम जो बात कर रहे हैं, कौशिक साहब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने जो आगाज़ किया है अमेरिका से कि साहब आप हमको टाइम पीरियड बता दीजिए, वहाँ कितने दिन रहना चाहते हैं, और रहेंगे तो करेंगे क्या, ये भी बता दीजिए, और आने वाले टाइम में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप हमारा रोल मॉडल क्या चाहते हैं, ये भी बता दीजिए, क्योंकि यू आर देयर, वी विल हैव टू वर्क विद योर कोऑपरेशन। तो उसमें त्यागी जी 22 जुलाई जी की जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, और वहाँ इराक में जो हुई हैं न्यूज़ के साथ, और उधर वाशिंगटन में जो हुई हैं, वो साफ जाहिर करती है, उनका कहना सीधा साधा है कि हम वहाँ पर तब तक हैं तब तक यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ नहीं हो जाता, एक सॉवरेन गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो जाती। जैसे ये काम पूरे होते हैं और जो छोटे मोटे सिक्योरिटी के मसले हैं, ये एक सरफेस एक्सप्लेनेशन कहलाते हैं, जिसके माने ये है कि प्राइमा फेसी तो यही बात कही जाएगी। असलियत तो ये है कि इराक के जोन को, जो भी टेरिटरी है जहाँ पर इनको ट्रबल हुआ था, उसमें उसको किस तरह से स्टेबलाइज उस रूप में करें जिसमें उनके पर्पस सर्व होते हैं। जी कमाल। देखिए, ये तो हमेशा से रहा है कि जब भी कोई ऑक्युपाइंग फोर्स कहीं गई है, ख़ासतौर से यूरोप की, उसने हमेशा ये कहा कि हम एक दिन भी ज़्यादा नहीं रुकेंगे। लेकिन हिस्ट्री तो ये है कि अमेरिकन जिस कंट्री में गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक किसी कंट्री से अभी तक नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक विड्रॉ नहीं किया है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इन सब कंट्रीज़ में। और उसके अलावा और दूसरी, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, या वियतनाम से निकल आए, वियतनाम से निकाले गए वियतनाम से बहुत सही बात कही, वियतनाम से निकाले गए। तो और भी कहीं से भी नहीं निकले, और कहीं से इनका सऊदी अरेबिया में भी जब वो आए थे 91 में, तो उन्होंने कहा था कि हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे ज़्यादा, जिस दिन हमसे कहा काम हो जाएगा, कुवैत लिबरेट हो जाएगा, हम वापस चले जाएंगे। वहाँ से नहीं गए, बल्कि इनका प्रेजेंस पूरी रीजन में अगर आप देखें तो चारों तरफ बढ़ गया है। कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, इवन बहरीन, कतार में तो बेस ही है उनका जी, मिलिट्री बेस, वो तो इनवाइटेड है वहाँ पे, वो ये कहते हैं। जी हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, तो वो इराक से भी उनका निकलना ऐसा नहीं जैसा वो कह रहे हैं, या मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं हो सकता, कोई टाइम पीरियड नहीं। उन्होंने साफ कहा कि 10 साल और 20 साल भी लग सकते हैं। मैं लौट के आता हूँ, छोटे से ब्रेक की बाद लौट करके आता हूँ, क्योंकि आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और हम लौट करके फिर आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आखिरी सवाल क्यों उठाया है, उनकी बेबसी क्या है, और वो क्या पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं जब ये अमेरिका से पूछते हैं कि इराक में कब तक रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Here begins the era of royalty.
Designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इराक में अमेरिकी सेना का सबब कब तक। बातचीत में शामिल हैं एस के सिंह साहब, कमर आगा साहब और आरपी कौशिक साहब। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम बताएं आपको पिछले दिनों इराक का घटना चक्र जो है किस तरह चला, उसकी तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं। देखते हैं, भारत की तरह ही फ्रांस ने भी इराक में अपने शांति सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है। फ्रांस के राजदूत एम डोमिनिक गिरार्ड ने कहा है कि ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इराक की अंतरिम सरकार में संयुक्त राष्ट्र की व्यापक भूमिका नहीं की जाती। इराक में अमेरिका के सैनिक कमान ने घोषणा की है कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसा मारे गए हैं। सद्दाम हुसैन के बेटों पर $1,50,00,000 का इनाम रखा गया है और वे अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सद्दाम हुसैन के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इराक में अमेरिकी प्रशासक पॉल ब्रेकर का कहना है कि उनके विचार में सद्दाम हुसैन अब भी जीवित हैं और जितना जल्दी उन्हें पकड़ लिया जाए या फिर मार दिया जाए उतना ही बेहतर है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि अमेरिका के पास इराक में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए सिर्फ 3 महीनों का समय है। यदि इस बीच इराक में कानून व्यवस्था बहाल नहीं होती और इराकी लोगों को राजनीतिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते तो अमेरिका के पास कोई मौका नहीं बचेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा है, जिस पर बहस हो रही है, कि इराक के लोगों में बढ़ते असंतोष पर काबू पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इराक में कानून और व्यवस्था की बहाली और प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा अभी पूरी तरह अमेरिका द्वारा नियुक्त किए गए अस्थायी प्रशासन का है। इराकियों को उनके लक्ष्य पूरे करने में मदद देने के सार्थक एवं कारगर तरीके ढूंढना संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर क्या कहते हैं, देखें। उनके देश के रक्षा वैज्ञानिक की मृत्यु के बाद इराक युद्ध के न्यायोचित होने पर उठे प्रश्नों के बावजूद उन्हें इसे लेकर कोई मलाल नहीं है। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक डेविड केली की आत्महत्या के बारे में विस्तार में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्हें इस बात को लेकर कोई शक नहीं है, इराक व्यापक विनाश वाले हथियारों को बनाने का प्रयास कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट देखें। बुश प्रशासन के शीर्ष अधिकारी अब मान रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिंह साहब, कि 1998 में संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षक दल की इराक से वापसी के बाद से उनके पास कोई सूचना नहीं बची थी। इस क्षेत्र में पूर्ण शून्यता थी। पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 1998 में हथियार निरीक्षकों की इराक से वापसी के बाद उनके पास वहां के बारे में जानने समझने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 1998 में हम जो कुछ जानते थे उसके आधार पर हमें आगे की तस्वीर तैयार करनी पड़ी। डेमोक्रेटिक पार्टी के जैन केरी, झूठी शान दिखाने के चक्कर में हमको देर नहीं करनी चाहिए। युद्ध के बाद इराक के पुनर्गठन में अन्य देशों की मदद बेहद महत्वपूर्ण है। शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में यह पढ़कर उनका खून खौल उठा कि बुश प्रशासन में कुछ लोगों को इराक पर हमले के मामले में संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी करने के बाद अब मदद के लिए उनके पास जाना अपमानजनक लगता है। अपने सैनिकों की हिफाजत और अपने उद्देश्य पूरे करने के बारे में निर्णय झूठी शान के आधार पर नहीं लिए जाते। सिंह साहब, डेमोक्रेट्स ने कहा है जी। और जॉन केरी जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं और 9वें कैंडिडेट हैं, जो 9 की लिस्ट बनी है उसमें, तो उसका ये बयान। बहरहाल हम लोग फिर यूनाइटेड नेशंस पे आते हैं। हम तो कोफी अन्नान का मन समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोफी अन्नान एक तो कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो उस पर चिंता करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे विचार में जो भी प्रश्न कोफी अन्नान साहब ने अब उठाए हैं जी, उनसे एक एजेंडा तैयार हो रहा है, जो कि रेजोल्यूशन का मसौदा तैयार करने में जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान इसमें भाग लेंगे उनके लिए इंगित हो रहा है।
कि ये पॉइंट साफ हो जाने चाहिए, जिससे कि इस रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो भी संसार के बड़े देश, छोटे देश, अरब देश, मुसलमान देश, एशियाई देश करना चाहें और करने की आकांक्षा रखते हों, और वो किन किन बातों पे समझा सकते हैं इराकियों को और किन किन बातों पे इराकियों को अकेला छोड़ देना चाहिए जी। तो एक काम ऑलरेडी बहुत ज़रूरी हो गया है, ज़रूरी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, वो ये कि अदनान पचाची साहब, जो कि इस मजलिस शूरा जो उनकी बनी है, मजलिस शूरा जो बनी है, उसके मेंबर हैं, वो बड़े सीनियर मेंबर हैं। उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये राजदूत थे मेरे ज़माने में यूनाइटेड नेशंस में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सीरिया के थे जी। हालांकि इनका निवास स्थान यूएई का है, पर ये सीरिया के राजदूत थे। ये होता रहता है वहाँ पे। एक लबनानी सज्जन थे मेरे ज़माने में जो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर थे जी। तो ये बहुत ही संजीदा, अच्छे, सुलझे हुए, इंटरनेशनल लॉ के बड़े भारी एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बड़े माहिर और बड़ा भारी डिप्लोमेटिक दिमाग है, बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के ये जो मजलिस शूरा है, इसने ये रिक्वेस्ट भी की कि इमीडिएटली इराक को सीट मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, लेकिन उस मजलिस शूरा में ये भी एक डिसेंट नोट भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम इस मजलिस शूरा का काम ये भी देखना होगा कि अमेरिकी सेना कब वापस जाएगी। ये बाक़िल हकीम साहब जो इस्लामिक काउंसिल ऑफ रेवोल्यूशन, तो उस तरह के मिक्स सिग्नल नहीं, मगर हम जो जानने की कोशिश कर रहे थे, आप बात कर रहे थे ऑक्युपाइंग फोर्सेस का रोल यूनाइटेड नेशंस में डिफाइन है, उस फ्रेमवर्क में क्या कोफी अन्नान साहब ने बात की? व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट? क्योंकि कोफी अन्नान साहब जब ये बात कह रहे हैं और अमेरिका से पूछ रहे हैं, तो या तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हित है, या ये दबाव है जर्मन की तरफ से या फ्रांस की तरफ से या रूस की तरफ से, ताकि ये पूछा जाए, साहब इनसे पूछिए ये कब तक रहेंगे वहां उस देश में। जेनीवा कन्वेंशन है जी, अब मुझे याद नहीं, उसकी तारीख याद नहीं है, पर उस कन्वेंशन में ऑक्यूपेशन फोर्सेस की राइट्स, जो उनके अधिकार हैं और जो उनके कर्तव्य हैं, वो दोनों डिफाइंड है जी। और उसके मुताबिक अंडर इंटरनेशनल लॉ ये पहले से भी इशारा हो चुका है। कोफी अन्नान ने किया है या किसी और ने किया है या ब्लेयर साहब ने कहा था, मुझे याद नहीं है, पर ये बात हो चुकी है कि उसके मुताबिक चलना है। पर अब उससे अलग जा रहे हैं, यानी ऑक्यूपेशन फोर्स कब ख़त्म कर दिया जाए और कब इनको स्वाधिकार दे दिए जाए। जी जी। इराक मैं एक बात कहूँ आपसे। जी कौशिक साहब, मैं जो सवाल पूछा था आप उसके भी बताएं और जो आप बात करना चाहते हैं वो भी बताएं। कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशंस हिस्टोरिकली विल सब्सटेंशिएट दिस पॉइंट। 1945 में वॉर ख़त्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 50 तक 5 साल तक ऑक्यूपेशन। जापान का 1945 जब वो एटम बॉम्ब गिरे हैं अगस्त में, 5 साल तक ऑक्यूपेशन रहा, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कोरियन वॉर 1945 में शुरू होती है, एक तरह से 49 में 50 में होती है शुरू, तो 25 जून को, लेकिन 1945 में ऑक्यूपेशन फोर्सेज होती हैं क्रॉस द 30th पैरेलल, नॉर्थ एंड 30th, हाँ 30th पैरेलल। इधर एलाइड फोर्सेज हैं, सो कॉल्ड अमेरिकन फोर्सेज, उधर जो है नॉर्थ कोरिया का था। 5 साल 50 में उनकी वार शुरू हो गई, 53 में जाकर के उनका ट्रूस हुआ। वियतनाम वॉर 1965 में गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन के थ्रू वार को एक्टिवाइज किया। पीस ट्रीटी पेरिस की 1975 हुई, 10 साल हुए। जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस के रोल का सवाल है, वो जाहिर है कि प्रेशर कोफी अन्नान पर उनके परमानेंट मेंबर्स का है, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस। जर्मनी मेंबर नहीं, जर्मनी
नेटो का मेंबर होने के नाते एलाइड फोर्सेस के ये लोगों के प्रेशर उनके ऊपर हैं, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जी। अब इसमें सवाल ये उठता है त्यागी जी कि कोएलिशन जो बना है इस समय, सो कॉल्ड ब्रॉड कोएलिशन, उसमें 19 कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को, ब्रिटेन को जी। और 19 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन इन ट्रुप्स 13,000 है। अमेरिका के जो ट्रुप्स वहां पर मौजूद हैं वो 149,000 हैं जी। तो रेशो जो है वहां सवाल उठे हैं, कांग्रेस के अंदर भी डेमोक्रेट्स ने भी सवाल उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सवाल उठे हैं कि ये क्या रेशो है, ये कैसा कोएलिशन है। तो सबसे बड़ा तो वो टाइम फ्रेम जो मांग रहे हैं कोफी अन्नान, वो ये कह रहे हैं कि आखिर किसी चीज़ को जो अगर सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रेजोल्यूशन आता है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि इसको मैंडेट दिया जाए कि यहाँ पे यूएन का कमिटमेंट हो, तो कोई टाइम फ्रेम तो देंगे ना। अब यूएस का पोजीशन बड़ी क्लियर है, टाइम फ्रेम दे दिया तो कमिटमेंट हो गया, फिर एक दूसरा अटैक होना शुरू हो जाएगा कि आपने तो ये कहा था। वो तो गोल मटोल बात ये कहते हैं, जब तक वहाँ पर पीस और स्टेबलाइज होता है और वार अगेंस्ट टेररिज्म खत्म होता है, और उन्होंने एक बयान ये कहा है कि 35 साल तक इराक को बर्बाद किया हुआ है सद्दाम हुसैन ने, तो उसमें हमें टाइम लगेगा ठीक करने में। साथ साथ में हमने ये पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ जारी कर दिया है, तो बात को डाइवर्ट कर देते हैं जी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये मसला बहुत आसान नहीं है। कोफी अन्नान अपनी तरफ से जस्टिफाइड हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल होने के नाते, प्रेशर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। उनकी टर्म कब खत्म हो रही है? अब 1 साल है, 1 साल बचा है अभी, 1 साल है उनका बचा है। वो पॉलिटिक्स भी तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। वो पॉलिटिक्स जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो एक दूसरे किस्म की होती है सिक्योरिटी काउंसिल उसको नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने इशारा किया वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन एक मैं मतलब इतनी मैच्योर्ड लेवल की लीडरशिप होती है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की कि वो बड़े सटल ढंग से ये चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी एक लॉबी तैयार करेंगे कि मैं किस तरीके से फिर दोबारा, होता तो है। सिंह साहब को ज़्यादा अच्छा पता है, मैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले से ही बोल रहा हूं। पर एक बात और कह दूं जी कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह का बॉर्न सेटलमेंट अफगानिस्तान के विषय में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप होंगे, कब इलेक्शन होगा, कब जो गवर्नमेंट टेम्पररी है वो होगी, कब उसको रेगुलराइज किया जाएगा। इस साल के एंड में अफगानिस्तान में चुनाव होना है। हाँ, इस साल के अंत में उसी तरह का ढंग का यहाँ भी ब्यौरा बनेगा, लेकिन वो बताना पड़ेगा अमेरिका पर वहाँ यहाँ बनेगा अमेरिकनों की सलाह से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के जरिए जी। लेकिन सिंह साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इराक और अफगानिस्तान में काफ़ी फ़र्क है। अफगानिस्तान में एक तालिबान जैसी हुकूमत थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। सबसे बड़ी बात यह थी अफगानिस्तान में कि 6 महीने पहले से, जब अमेरिकनों का हमला हुआ उससे 6 महीने पहले कोफी अन्नान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लख्दर ब्राहिमी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अल्जीरिया। लेकिन एक बात और आपने देखा, मैंने इसमें एक बयान पढ़ा इस पूरे घटना चक्र में, अमेरिकी गवर्नमेंट का मतलब अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये मानना कि 1998 के बाद हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं थी और हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के, और हमने तो जो 1998 में जो इंस्पेक्टर्स गए थे उनकी रिपोर्ट के आधार पे उनको बिलीव किया, और उसके बाद तो वी वर इन डार्क, जो अंग्रेजी से ट्रांसलेशन होकर के इसमें आया, दे सेड वी वर गोइंग इन अ डार्क टनल। भैया ये सब बातें तो ब्लिक्स ने जो कहा था वो तो आपको मालूम है, उन्होंने तो कह दिया था कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बल्कि गाली गुफ्तार पर नौबत आ गई थी जी। नहीं, ब्लिक्स से तो बहुत, लेकिन सिंह साहब नहीं, मुझको ये बताइए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जब आपका ये एक्सपोजर होना शुरू हो जाए कि जो आपका बेसिक प्रमाइज है, यानी कि जो आधारभूत मुद्दा है जिस पे आप लड़ने के लिए चले, वही वो हो गया। देखिए साहब, ये सब ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करती है, और ह्यूमन नेचर गांव में आपस में तकरार हो और लंबरदार से पूछा जाए या मुखिया से पूछा जाए या जमींदार साहब से पूछा जाए या बड़े लाला जी से, सेठ जी से पूछा जाए, उसी तरह का काम ग्लोबली होता रहा है और अभी भी वही हो रहा है। नहीं, एक चीज़ और थी
मैं समझता हूँ इराक़ में महज यही नहीं था, पहले सुन्नी ने अपना माइंड बना लिया था कि इराक़ में हमें जाना है, रिजीम चेंज करना है। पिछले 3-4 साल तो से क्लिंटन के टाइम में रेजोल्यूशन हो गया था, बुश हैज टू जस्ट हैज़ टू गो, और इराक़ कोई वैसा कंट्री नहीं है अफगानिस्तान या दूसरी कंट्री। वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेक्स अमेरिका के बहुत हाई थे, जियोपॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बॉर्डर करता है ईरान, सीरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, इतनी कंट्रीज को करता है। अरब कंट्रीज एज वेल एज पर्शियन, ईरान, फिर ईरान में भी उनका बहुत इंटरेस्ट है अमेरिकन का। तो ये सब सोच समझ के उन्हीं ने काफ़ी दिनों से इस पे काम कर रहे थे और एक स्कीम के तहत वहाँ पे आए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जल्दी वहाँ से जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो खैर अमेरिका के मन पर निर्भर करेगा, लेकिन आपकी राय हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ख़ास तौर से जो कल की घटनाएं हैं हुई हैं, खास तो वो सद्दाम हुसैन के बेटों को लेकर के, और किस तरह से खोजबीन में लगे हैं अमेरिकी सैनिक अभी सद्दाम हुसैन की तरफ। छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और इराक के देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उस पर एक नज़र डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगो कर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। ये फार्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। असली मसाले से MDH, MDH। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बहस कर रहे हैं कि इराक में अमेरिकी सेना कब तक रहे। ये सवाल हमने नहीं, कोफी अन्नान साहब जो कि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं उन्होंने उठाया है। बातचीत में शामिल हैं एसके सिंह साहब, आरपी कौशिक साहब और कमर आगा साहब। लेकिन इससे आगे पहले आगे बढ़े, हम देखें कि सद्दाम हुसैन के दोनों पुत्र कुसै और उदय की मृत्यु को लेकर के जो खबरें आई हैं उस पर पूरी दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सद्दाम के बेटों की मौत की पुष्टि होने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। ब्रितानी विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ, इराकी लोगों ने कई वर्षों तक जितना कुछ झेला उसके लिए उदय और कुसै हुसैन अपने पिता के बराबर ही जिम्मेदार थे। इराक में अमेरिकी प्रशासक पॉल ब्रेमर ने भी खुशी जताते हुए इसे इराकियों के लिए अच्छी खबर बताया है। निर्वासन में काहिरा में जीवन बिता रहे अल हबूबी ने कहा, हर तानाशाह और उसके साथियों का यही हश्र होता है। अल हबूबी ने कहा, दुर्भाग्य से वे बहुत जल्दी मारे गए, जबकि उनके सताए गए लोग काफ़ी धीरे धीरे मारे गए थे। ब्रितानी विदेश मंत्री ने कहा, उनके पास मौका था कि वे खुद को कानून के हवाले कर दें और अपराधों के लिए जवाब दें, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सिंह साहब, इन सब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए तो ये लग रहा है कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन इस खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं है। सब ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट इट इज़ बिलीव टू बी, और कहीं मतलब परिवार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, कोई किसी दोस्त ने पुष्टि नहीं की है, क्योंकि उन्होंने ही महल पे हमला किया और उन्हीं की खबर है अमेरिकन फौजों की। तो अमेरिकियों को तो आपको मालूम है किस तरह प्रचार करते हैं।
भाई परिवार वाले कोई निगमबोध घाट पे थोड़ी बैठे हैं, दौड़े भाग रहे हैं सब जगह, कोई उन्हें देख नहीं पा रहा। ये लड़के भी दौड़े भाग रहे थे। इनको तो किसी ने, एक आदमी ने अपने इनाम लेने के चक्कर में बता दिया कि यहाँ पे हैं। फिर जब इन्हें मालूम हुआ कि घिराव हो रहा है और हेलीकॉप्टर ऊपर हैं, तो बंदूक चलानी शुरू कर दी, उसमें मारे गए। और आप मानते हैं मारे गए? मैं तो मानता हूँ जी, क्योंकि मिसाइल से अटैक हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये एक पैलेस में था। मोसुल में ये 2 पैलेस थे, उनमें से एक में ये लोग छुपे हुए थे। खैर जो भी हुआ हो, वो मेरे ख्याल में आप जब डीएनए वगैरह के रिजल्ट्स आ जाएंगे और जब उनकी तस्वीरें निकलेंगी, हालांकि कहा ये था जनरल साहब ने जो कि वो शव जो है पहचानने की स्थिति में, पहचानने की बड़ी मुश्किल है जी। तो अगर एक मिसाइल लगे किसी कमरे में, तो उसके अंदर जितने आदमी बैठे होते हैं, अगर डायरेक्ट कमरे की, आदमी क्या मतलब कमरे की भी हालत खराब हो जाती है, तो आदमियों की हालत तो छोड़ ही दीजिए आप, धज्जियां उड़ जाती। कौशिक साहब आप किस मेरे को अभी इस तरह की बात पुष्टि तो नहीं है, लेकिन सिंह साहब कह रहे हैं, आप बता रहे हैं, प्रेस की रिपोर्ट्स हैं इस तरीके से। लेकिन ये काफ़ी डिमोरलाइजिंग फैक्टर रहेगा इराक के वो रेमिनेंट्स को, वो भाग को, जो अब भी बात पार्टी या रिपब्लिकन गार्ड के सो कॉल्ड एज इज एलिजेड ऑल द टाइम इन द न्यूज़पेपर्स, ब्रीफिंग कांग्रेस की जहाँ भी आती हैं, उसमें ये कहते हैं कि कुछ सपोर्टर्स जो गुरिल्ला वारफेयर एक्टिव कर रहे हैं वहाँ पर इराक के अंदर, वो जनरल ब्रेमर ने भी यही कहा है कि वो लोग, सॉरी वो जो एम्बेसडर ब्रेमर हैं उनके, उन्होंने भी यही कहा है कि ये वो लोग हैं जो कुछ भाग में उस जगह पर, उस टेरिटरी पर जहाँ सदाम हुसैन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ बात पार्टी के रेमिनेंट्स हैं या कुछ रिपब्लिकन गार्ड के रेमिनेंट्स हैं, वो अपोज कर रहे हैं। अगर वो अपोज कर रहे हैं, अर्बन गुरिल्ला वारफेयर उधर से चल रहा था टैक्टिकली, अगर ये, तो इनके लिए तो ये बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर रहेगा ही कि 2 बच्चे चले गए उनके उधर की साइड से। सादाम साहब के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है ठीक तरह से। बहरहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स में ये भी था कि बगदाद और शहर के दूसरे हिस्सों में बहुत खुशियाँ मनाई गई और मशीन गन उन्हीं ने फायर की। नहीं, मगर कमर आप ये मानते हैं कि उन दोनों की हत्या हो गई है? हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट CNN और BBC इतनी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, जिस तरीके की रिपोर्ट वो दे रहे हैं विद वेरी क्वालिफाइड विद अथॉरिटी, तो उससे तो ऐसा लगता है कि डेथ हो गई और ज़रूर हो गई होगी ऐसी। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, उनके ऊपर इतना ज़्यादा इनाम रखा हुआ था, एक लड़के के ऊपर 15 मिलियन का, यानी 1.5 करोड़, आपने बताया 1.5 करोड़ डॉलर। तो उसकी वजह से ऐसे उसको देखते हुए लगता है कि ये मारे गए हैं, और अमेरिकन इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता जी। और दूसरी बात ये कि इन दोनों लोगों के लिए, इन दोनों लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी मुल्क में नहीं थी, क्योंकि इन लोग इतने बड़े बड़े मैसेकर्स में वहाँ इन्वॉल्व थे और अय्याश भी थे जी। अय्याशी भी में भी इनका सिंह साहब। लेकिन हम लोग चले अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं कि इराक में जो काम अमेरिका कर रहा है, उसको यूनाइटेड नेशन का कानूनी अमली जामा पहनाने की तैयारी कोफी अन्नान साहब के बयान से लग रही है। कोफी अन्नान कोई अकेले थोड़ी बैठे हैं जी, सब तरह के उनके एडवाइजर्स हैं, लीगल भी हैं, लिटरेरी भी हैं, कल्चरल भी हैं, और वो कॉलिन पाल साहब के साथ और उनके असिस्टेंटों के साथ, अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, हिंदुस्तानी एम्बेसडर के साथ, सबके साथ बातचीत होती रहती है। यूएन एक बड़ी अजीब जगह है, जहाँ के दिलचस्प जगह कही आप। दिलचस्प भी है पर अजीब है, बड़ा भारी एक तरह की इगैलिटेरियन जगह है। मैं तो फर्स्ट सेक्रेटरी था वहाँ पे जब पोस्टेड था, तो अगर मेरी कमेटी में कोई फॉरेन मिनिस्टर बैठा हो तो वो भी डेलीगेट था, मैं भी डेलीगेट था, मैं भी उससे जाके नुक्ताचीनी करता था उसकी स्पीच के बारे में या उसके रेजोल्यूशन के बारे में। वो मेरे पास उठ के आ जाता था। एम्बेसडर कई बैठते हैं वहाँ, कई काउंसलर बैठते हैं, तो बहुत ही एक तरह से इगैलिटेरियन जगह है व्यवस्था वहाँ, और काम बड़ी जल्दी जल्दी झटपट होता है रेजोल्यूशंस वगैरह पे, कमिटीज़ में भी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी। सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा फॉर्मल चीज़ है, और जनरल असेंबली में भी। तो ये समझना कि कोफी अन्नान अकेले एक माउंट ओलंपस पे बैठे हुए विजडम की बातें कर रहे हैं, ये नहीं है।
he is under all kinds of pressures, and he is putting all kinds of people under his pressure. ओके सिंह साहब, मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से इंडिया ने ये शर्त लगाई कि ट्रुप्स जब तक कि यूनाइटेड नेशंस की मान्यता नहीं प्राप्त होगी और अगर इंडियन ट्रुप्स जाएंगे तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला में जाएंगे। उसी दिन से इसकी शुरू हो गई थी। उसका नतीजा ये हुआ, इस कहने के बाद फिर पाकिस्तान को कहना पड़ा, फिर उसके बाद बहुत से मुल्कों को इस बात का कहना पड़ा कि हम ट्रुप्स नहीं भेजेंगे, और फिर उसके बाद अमेरिकन ऑल्सो रियलाइज। पाकिस्तान ने कब कहा कि नहीं भेजेंगे? नहीं, उसने यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने तो कहा कि मैं भेजूंगा, मगर फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन मुशर्रफ ने जब पेरिस आए तो उन्हीं ने कहा कि हम यूनाइटेड नहीं, हाँ हिल के वो, क्योंकि इंडिया कह चुका। कौशिक साहब, मुझको ये बताइए कि ये सारा काम जो है, ये जो रेजोल्यूशन की बात जो उठी और समय मांगने की बात जो उठी, ये सिर्फ डिफरेंट टंग सर्विसेज इसको आप कहें या टंग ट्विस्टिंग आप कहें, लेकिन अंततः होना जो मुझको नजर आ रहा है, यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो, कि अमेरिका की फौजें वहां से किसी तरह निकल आए, पूरी दुनिया के जो मुल्क सेना भेज सकते हैं उनको एक आधिकारिक रूप से चिट्ठी दे दी जाए यूनाइटेड नेशंस की रहनुमाई की, और अमेरिकन के मनचाहे तरीके से मजलिस शुरा के तहत काम किया जाए। मैं कोई प्रॉफिट तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको अमेरिकन अफेयर्स का स्टूडेंट होने के नाते बोल दूंगा जी। जिस समय अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया, उस समय उनको कोई देश ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि हेल विद यू, मुझे किसी सपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स बट आई एम सेइंग इन सम क्रूड टर्म्स। अकेले अमेरिका और ब्रिटेन जाकर के जुट गए, और जैसे वार चलती गई, आगे चलती गई, तो लोगों के स्टैंड भी सॉफ्टन होते चले गए, जो क्रिटिकल थे ना देश। फ्रांस ने कहा हाँ ये ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं ये हैं। जर्मनी ने भी कहा हमारा तो ये रिजर्वेशन था, वो था। तो एक बात तो मैं तयशुदा ये बताऊं, जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, उसी तरह से उसकी वो अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव्स भी उनके सामने पूरे हैं। वो वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं आराम से। यूनाइटेड नेशंस अगर रेजोल्यूशन सेफली वर्ड करके मैंडेट दे देती है, सो मच द बेटर। नहीं देती है तो भाई लोग तो वहाँ रुके हुए हैं। पंचों की बात शर्माते, लेकिन पदनाला तो यहीं गिरेगा। ये तो बात मैं तयशुदा बता देता हूँ। और सीधी सी बात उसकी वजह ये है कि कोई लड़ाई इतने जहाँ $billion एक्सपेंसेस हों, जहाँ का तमाम रीजन आपके इतने जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली इतना वाइटल स्टेक्स हों, आपके पैलेस्टीनियन के मसले हों इजराइल के साथ, उधर तमाम रीजन, सीरिया का मसला, उधर अब लाइबेरिया का शुरू हो गया है, आपने देख ही लिया है, टर्की है। हाँ, टर्की है। तो वो ऐसे आसान से चले जाएंगे कि आप यूएन रेजोल्यूशन पास करवा दीजिए और नहीं करवाएंगे तो हम जा रहे हैं वहाँ से? नहीं, उसमें वो टोटली उनकी एक एक वर्ड अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टे हियर एंड वील मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। और उन्होंने जब ये कहा लोगों ने कि सदाम जिंदा है, कि अगर जिंदा है तो बहुत उनको हम ख़त्म कर देंगे या ढूंढ लेंगे, अब मर गए हैं तो फिर उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि दोनों साहबजादे भी उनके जा चुके हैं, तो अब अमेरिकन सब इतना डिटर्मिन्ड हैं इस मसले के बारे में। एक एक स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जनरल स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो मुझको है वो ये है, अमेरिकन ट्रुप्स की एक फैटीग जाहिर हो रही है वहाँ पर। हर एक वार के अंदर दिमाग में एक कमिटमेंट होता है जो ट्रुप लड़ता है कि मैं किस लिए यहाँ पर हूँ। अब वो किस लिए वाला जो मसला है वो ख़त्म हो रहा है, रिसीड हो रहा है एवरेज अमेरिकन ट्रुपर को। तो वो ये कह रहा है व्हेन विल आई गो बैक। तो वही चीज़ कोरियन वार में जब हुई थी, व्हेन एम आई गोइंग टू गो बैक होम, तो आइजनहावर ने इलेक्शन में ये कहा था आई विल ब्रिंग द बॉयज होम। जब डेमोक्रेटिक पार्टी इज द बुश गोइंग टू से दैट? सिंह साहब, मुझे क्योंकि देखिए अमेरिका के सामने तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगले साल चुनाव है। जॉर्ज बुश के पास देयर इज नथिंग टू सेल टू द अमेरिकन्स, देयर इज अ स्ट्रांग अपोजिशन अगेंस्ट हिम। नहीं, एक बात तो आप व्हाट ही विल सेल टू अमेरिका, हम सब भूल रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक दशा जब तक क्लिंटन महोदय थे बहुत अच्छी थी, और अब अचानक इन पिछले 3 सालों में बहुत पायीन आ गई है, और इसका बड़ा असर है डे टू डे लाइफ पे अमेरिकन सिटीजन के। तो अब उसका भी कुछ दंगा फसाद होगा, बढ़ेगा। तो पर मैं ये सोचता हूँ
कि हिंदुस्तान के कैलकुलेशंस के मुताबिक ये समय है जब हमारी सरकार को इराक में जो भी गण्यमान्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इस नई मजलिस शूरा में है या बाहर हैं, जो बड़े शहरों के मुखिया चुने गए हैं पिछले 2 महीने में, अब उनके साथ बहुत कुछ बातचीत करने की आवश्यकता है। और मुझे अजीब लग रहा है कि हमारी सरकार इस तरफ क्यों नहीं जा रही। नहीं, पर आपके हिसाब से हमको सेना भेजनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मौका है कि हम जो गण्यमान्य लोग हैं अगले 6 हफ्ते 8 हफ्ते लगाए, उनसे पूछें कि भैया हम तुम्हारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और हमारी उस वक्त सद्दाम की गवर्नमेंट थी, उससे दोस्ती थी, पर हम तो जनता के दोस्त हैं, देश के दोस्त हैं। आप जो प्रतीकात्मक कार्य हैं आपके राष्ट्र के, उनके दोस्त हैं। हमें बताइए कि हम क्या करें, कैसे आपकी मदद करें, तो अस्पताल लगाएं, सड़कें बनाएं, ब्रिज। नहीं, पर वो तो होगा तो अमेरिका की रहनुमाई के कारण। रहनुमाई देखिए, मजलिस शूरा के हाथ में तो कुछ है ही नहीं वहाँ। नहीं, फिर भी आपको इस वक्त ग्रास रूट्स लेवल पे जो भी अवेलेबल लोग हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट बात कर रही है, बता नहीं रही। नहीं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, दूसरी चीज ये भी है ना, एक चीज वो अगर इंडियन ट्रुप्स जा रहे हैं तो त्यागी जी एक बात तो तयशुदा है कि वहाँ दावत खाने तो नहीं जा रहे, नहीं, मरने भी जा रहे हैं जी। अब 19 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो वरदराजन का एक आर्टिकल निकला था अभी हाल में ही, साहब मैंने ही उसे बताया था, आपने बताया होगा कि ये जो 3 विलायत थे वहाँ पे, 3 विलायत, 2 विलायतों को, विलायत बगदाद और विलायत बसरा को उन्होंने जोड़ दिया था अंग्रेज़ों ने। और उस वक्त अंग्रेज़ों को जो वहाँ पे थे, जो हिंदुस्तान के फॉर्मर ICS थे, उन्होंने कहा कि ये देश पूरा नहीं होगा, क्योंकि सारे में उनका वो था, कब्जा था, कब्जा क्या, मैंडेट थी जी। तो हिंदुस्तानियों ने ये कहा कि विलायत मोसुल को, मोसुल और किरकुक को इसमें संगठित करो, तब ये बनेगा। तो उस वक्त इसने, तुर्की ने इसका अपोज किया था, तो वो चाहते थे सारे के सारे कुर्द उनके साथ रहे। पर हमारे सिपाही बुलाए गए, हमारी फौज बुलाई गई, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स बुलाए गए, टेलीग्राफ की लाइन हमारे लोगों ने लगाई, पोस्ट ऑफिस हमारे हिंदुस्तानियों ने वहाँ इस्टेब्लिश किए। तो ये सारा काम 1919 और 26 के बीच में, 28 के बीच में हुआ है। तो ये मोसुल मिलाने का, मोसुल किरकुक मिलाने का काम नहीं, मैं कुछ और कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि उसमें जो बसरा की लड़ाई में हिंदुस्तानी के सिपाहियों के नाम दिए गए हैं कि लेंथ नायक ये मरे वो मरे, काफ़ी नाम गिना दिए हैं उसमें। और ये कहा गया कि अगर भारतवर्ष में ये फिर दोबारा ट्रुप्स जाते हैं तो जाहिर है कि कोई ना कुछ ऐसा हादसा हो सकता है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि ऐसा होगा, लेकिन होता है। लेकिन एक चीज़ और हुई है कि जिस काउंसिल का भी आप जिक्र कर रहे थे, गवर्निंग काउंसिल, इसके कई मेंबरों ने ये कहा है कि हिंदुस्तान से हमारा एक मॉडल है। उन्हीं ने यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, हम लोग को हिंदुस्तान से इस पे, उन्हीं ने कई बार कहा कि उनका डिजायर है इंडिया से बात करने का। अगर टेक्निकल असिस्टेंस मांगी है उन्हीं ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की है, उन्हीं ने हर चीज़ों की बात की है, अलग अलग मौक़ों पे किया है, गवर्निंग काउंसिल बनने के बाद और गवर्निंग काउंसिल बनने से पहले भी। और यहाँ तक कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन भी, मैं तो साहब ये कहूँगा कमाल साहब, सिंह साहब अगर आपकी परमिशन हो, कि 1950 में जब पंडित जी से ये सवाल किया गया कि भाई कोरिया में आप तो ये कहा कि वेयर पीस एंड जस्टिस इज डिनाइड इंडिया शैल नेवर बी न्यूट्रल, तो अब आ जाइए आप, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया था कि नॉर्थ कोरिया एग्रेसर है। तो पंडित जी ने एक बड़ा अच्छा एस्केप रूट लिया। वो बोले कि हिंदुस्तान की जितने भी ट्रुप्स हैं, आर्मी हैं, वो दूसरे देश की सॉइल पे लड़ने के लिए नहीं है, वो डिफेंस के लिए हैं। भारत अभी कोई समस्या के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन प्रिजनर्स ऑफ वार के एक्सचेंज हैं, मेडिकल टीम है जो जनरल थोरट के कमांड में भेजी गई वहाँ पर, प्रिजनर ऑफ एक्सचेंज
ये सब के लिए तो आप भी ऐसा कह सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशिक साहब, सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कंवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोफी अन्नान साहब को जब जवाब मिलेगा, अमेरिका बताएगा कि वहाँ उनकी सेना कब तक रहेगी, और जब ये जवाब आएगा उसके बाद विश्लेषण करेंगे हम लोग। लेकिन इराक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और भारत की क्या भूमिका होगी, ये भारत के रहनुमाओं को तय करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से चुनाव का साल है और वो खतरा उठाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठेगा ही कि भारत किसी देश का अगर दोस्त है तो कैसे दोस्ती निभाई जाती है, ये तो भारत को बताना ही पड़ेगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।